नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। आज से विधिवत महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अगले 12 घंटे में प्रयागराज में कुछ ऐसा चमत्कारी होने वाला है जो सदियों में एक आध बार ही होता है। संगम नगरी में आज की रात अमृत बूंदों के संगम का क्या है रहस्य, ये बताएंगे आपको और दिखाएंगे कि अमृत स्नान से पहले कैसे नागा सन्यासियों के अखाड़े करते हैं अमृत स्नान की तैयारी। देश का मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में बताएंगे कि कहां कानफोड़ू डीजे जानलेवा साबित हुआ है, और देश का मूड मीटर की तीसरी स्टोरी में आपको बताएंगे कि क्या मोदी के मिशन कश्मीर से अब वहां की सियासी तस्वीर भी बदलने वाली है। लेकिन शुरुआत महाकुंभ से जुड़ी रहस्यमयी कहानी के साथ। तो 45 दिनों तक चलने वाले प्रयागराज महाकुंभ का आज शुभारंभ हो गया और आस्था और उमंग के साथ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में संगम में डुबकी लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। तो शाम ढलने से पहले ही स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंच गया। देश हो या विदेश, सभी जगह के श्रद्धालु सनातन के इस जादू से सम्मोहित दिखे और सबके सिर पर चढ़कर आस्था का ये जो महाकुंभ है वो बोल रहा था। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम पर जो आस्था की डुबकी लगा रहा था जो भी शख्स, उसके मन में ये जरूर चल रहा होगा कि इन तीनों नदियों के जल में 144 साल बाद जो अमृत प्रभाव बन रहा है वो उनके तन, मन और जीवन को भी पवित्र कर दे। पहले आपको सुनाते हैं महाकुंभ स्नान को लेकर देशी विदेशी श्रद्धालुओं के मन की बात, फिर आपके सामने खोलेंगे महाकुंभ का वो अनोखा रहस्य जिसे मकर संक्रांति से पहले पौष पूर्णिमा में आकर एक तरीके से और गहरा कर दिया है। सनातन के साधुओं और नागा सन्यासियों को चूंकि इसका वैदिक रहस्य मालूम है, इसलिए उन्हें आज की रात पौष पूर्णिमा के चांद के उगने का इंतजार है। Mera Bharat Mahan. So I came from Russia, but I was flying from Vienna, from Austria, from Europe. I'm working and living in Europe, and India is just great. I mean, we came to Kumbh Mela first time in life, and this is a big Kumbh Mela, so we're very excited. It's like, you know, you see the real India, and the true power of India is their people. And look around, it's thousands of people, and the vibe I cannot even transfer. I'm shaking because of the vibe of people of holy place. I feel amazing. The water is cold, but the heart is warm. Jai Shri Ram. We planned the trip 1 year ago, and finally it's now. Everybody knows about Kumbh Mela, especially this one because it's the biggest one in 144 years. It's amazing. It's really amazing. It's beautiful. We see eating for free, sleeping for free, and that was amazing. तो पहले शाही स्नान में ही संगम के जल से ज्यादा जो अमृत तत्व मौजूद होते हैं संगम के जल में, उसकी भी एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। पूर्ण कुंभ यानी कि 12 साल पहले लगने वाले कुंभ के दौरान आमतौर पर पौष पूर्णिमा का योग मकर संक्रांति के बाद बनता है, लेकिन इस बार पौष पूर्णिमा मकर संक्रांति से पहले पड़ रही है। इसके अलावा दूसरा बड़ा जो खगोलीय संयोग है वो ये है कि पौष पूर्णिमा सोमवार यानी कि चंद्रमा के दिन पड़ रहा है। यह संयोग भी मुश्किल से आता है। ये दोनों योग मिलकर अमृत काल का वो योग रच रहे हैं जो कि बहुत बहुत रेयर ही होता है। जब पहले शाही स्नान में संगम में अमृत तत्व की सबसे ज्यादा मौजूदगी रहेगी, ये बात इसीलिए कही जा रही है क्योंकि ये 144 साल बाद लगने वाला एक महासंयोग है।
ये जो महाकुंभ है 140 साल के बाद आया हुआ है, क्योंकि जो इस समय जो ग्रहों का जो चाल है, किस राशि में है, जो नक्षत्र है, करण है, गण है, हमारे यहाँ योग है, एक पूरा एक सिस्टम जो उस समय जिस समय अमृत मंथन समुद्र मंथन हुआ था वही योग बिल्कुल इस समय आ रहा है। इसीलिए माना गया है कि इस स्नान का बहुत ज्यादा महत्व है और सभी लोग आ रहे हैं। तो इसे साल 2013 और 2014 की जो पौष पूर्णिमा की तारीख है उसके जरिए भी आप समझ सकते हैं कि इस बार का जो कुंभ है वो क्यों इतना महत्वपूर्ण है। जरा दोनों महाकुंभ के अगर तारीख में अगर पौष पूर्णिमा की तारीख आप देखेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। साल 2013 में जब प्रयाग में कुंभ हुआ था तब 26 जनवरी को पौष पूर्णिमा थी जो मकर संक्रांति के 12 दिन बाद आई, जबकि साल 2025 के प्रयाग महाकुंभ में पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को है, यानी कि आज है, यानी मकर संक्रांति के एक दिन पहले। और इसी फर्क में अमृत काल वाला संयोग छिपा हुआ है जिसका रहस्य मैं आगे भी खोलूंगा। लेकिन इस संयोग की वजह से साधुओं के अखाड़े और उनके नागा सन्यासी पहले शाही स्नान का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और यही वजह है कि 13 अखाड़ों के नागा सन्यासी इस बार पहले शाही स्नान को ध्यान में रखकर प्रयागराज में पहले से पहुंचे हुए हैं और अमृत स्नान से पहले की तैयारियों में पूरी तरीके से जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। पौष पूर्णिमा की रात का निशीथ काल यानी कि आधी रात का वक्त उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। यहां से शाही स्नान से पहले की जाने वाली सारी प्रक्रियाएं, कई तरह के विधि विधान, उसकी शुरुआत इसी समय से होती है और ये प्रक्रियाएं 3 से 4 घंटे चलेगी। इसके बाद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर महाकुंभ के अमृत स्नान का आदेश जारी करेंगे। इस बारे में आनंद अखाड़े के बालकानंद गिरी से जो बातें हुई है और उन्होंने जो बातें कही हमें बताई, एक बार वो आपको सुनना चाहिए। सबसे पहले तो इष्ट देवता का आह्वान होगा और फिर 9 ग्रह की पूजा होगी। 9 ग्रह की पूजा इसलिए करते हैं कि पूरे संसार में संसार की जो प्रक्रिया है, संसार जो चलता है तो वो 9 ग्रहों के ऊपर चलता है। जैसे जब ग्रह आपने सामान्य प्रक्रिया में देखा होगा, भौतिक दुनिया में जो लोग रहते हैं, जो ग्रस्त में लोग रहते हैं, उनके ऊपर ग्रहों का बड़ा प्रभाव होता है। जब ग्रह उनके फेवर में होते हैं तो मिट्टी को पकड़ लो तो सोना हो जाता है और ग्रह विपरीत हो जाते हैं तो बनता हुआ कार्य भी बिगड़ जाता है। तो इसलिए संत महापुरुष सबसे पहले पूजन करते हैं ग्रहों का और ग्रहों का पूजन करने के बाद उन ग्रहों को समाज के लोगों से मित्र भाव में स्थापित करते हैं कि अब आप मित्र भाव में इन सबको एक समदृष्टि की दृष्टि से इनको फल दें। तो उससे क्या होता है, उनके जीवनचर्या में सुधार आने लगता है और उनकी उन्नति होने लगती है। तो जिन ग्रहों का प्रभाव दूषित होता है वो भी शुभ होने लगता है। किन मंत्रों का आह्वान किया जाता है, जब किया जाता है, क्या हमारे दर्शकों को आप सुना सकते हैं? देखिए, जब किसी इष्ट देवता को स्थापित करते हैं तो उनके बीज मंत्रों का उच्चारण करते हैं। बीज मंत्रों का बीज ही है जो बट वृक्ष बनता है। तो बीज मंत्रों के उच्चारण करने से, उन देवताओं को स्थापित करने से उनकी शक्तियां उनमें विराजमान हो जाती हैं। तो बीज मंत्र जो हैं वो माइक पे बोले नहीं जा सकते और सन्यासियों के जो मंत्र होते हैं वो गुप्त मंत्र होते हैं, गुप्त साधनाएं होती हैं, तो इसलिए माइक पे नहीं बोले जाते। तो इस तरीके से हर अखाड़ा पूरे विधि विधान के साथ सबसे पहले अपने इष्ट देवता को अमृत स्नान का निमंत्रण देगा और इस निमंत्रण को देने के बाद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अपने साधु सन्यासियों और नागा योद्धाओं को शाही स्नान का आदेश देंगे और इस दौरान संगम में पहली डुबकी लगाते वक्त उन्हें अपने इष्ट देव को याद करना होता है और उनका मंत्र जाप करना होता है और त्रिशूल, गदा, तलवार, भाला जैसे उन सारे शस्त्रों अस्त्रों को स्नान करवाना पड़ता है जिसे साक्षी मानकर वो गुरु दीक्षा में मिले मंत्रों को जपते हैं, उसका जाप करते हैं। यहां आपको एक खास बात और बता दूं, जिस तरह पौष पूर्णिमा के स्नान में आम श्रद्धालुओं के लिए स्नान के बाद अपनी पसंदीदा चीजों को विशेष तौर पे दान करने का महत्व है, उसी तरीके से नागा सन्यासी अमृत स्नान के बाद मानव कल्याण के लिए पढ़े गए अपने बीज मंत्रों की एक निश्चित संख्या का भी दान करते हैं।
जैसे कि जो भी उनका बीज मंत्र होगा, यानी कि जो भी उनके इष्ट देवता होंगे उसके अनुसार उनका बीज मंत्र होगा। पंचाक्षरी मंत्र आता है, ओम नमः शिवाय आता है, बाकी रुद्राभिषेक होता है जो आप गणानान्त्वा गणपति हवा में से लेकर के पूरा जो है पूरा षोडशोपचार पूजा बोलिए संक्षिप्त में, या फिर लंबा जो है रुद्राभिषेक करते हैं, अतिरुद्र महायज्ञ करते हैं। ये सब पूजाएं। कौन कौन से मंत्र होते हैं जिनका आप लोग जप करेंगे, थोड़ा सा हमारे दर्शकों के साथ? मंत्रों का जो जाप होता है, जो अपने जो गुरुजनों के द्वारा जो दिया गया जाप होता है, वही हम लोग करते हैं। उसके अन्य जो होते हैं बाकी पंचाक्षरी मंत्र भगवान शंकर का है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप सभी लोग कर सकते हैं। और हमारे जो सन्यासी हैं वो भी भगवान शंकर के उपासक होते हैं, उन्हीं का जाप करते हैं। तो सनातन धर्म के मुताबिक किसी भी दान का महत्व तब और बढ़ जाता है जब उसके साथ ग्रह दशाओं का खास संयोग भी जुड़ जाए। और इस बार प्रयागराज महाकुंभ की शुरुआत पौष पूर्णिमा से हुई है और उसके तुरंत बाद मकर संक्रांति का अमृत स्नान पड़ रहा है। इसलिए नागा साधु सन्यासियों के लिए पहला शाही स्नान, पहला अमृत स्नान और भी महत्वपूर्ण हो गया है। पौष पूर्णिमा के अमृत काल का रहस्य यही से जुड़ता है। सनातन में सदियों से मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन चांद में अमृत का तत्व सबसे ज्यादा होता है और उसका प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है। और अगर पूर्णिमा का दिन सोमवार को पड़े तो इसका प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि तब चंद्रमा से शिव का संयोग भी जुड़ जाता है। और ज्योतिष की मान्यताओं में पौष पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु का दिन होता है। इसीलिए सोमवार के दिन अगर पौष पूर्णिमा है, शिव और विष्णु दोनों का प्रभाव चंद्रमा के अमृत तत्व को और भी प्रभावशाली बना देता है, उसका असर और भी बढ़ा देता है। मकर संक्रांति से एक रात पहले यही अमृत महाकुंभ के योग में संगम में प्रवाहित होता है और इसीलिए इस संगम में स्नान कर लोग उस अमृत तत्व का असर अपने जीवन, अपने तन मन पर पाना चाहते हैं और इसीलिए इसका बहुत खास महत्व होता है। तो देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का और आपको ये बताने का कि जिस डीजे को आप जश्न में लगवाते हैं वो कैसे मातम की वजह भी बन सकता है। तो ये जो आप मेरे अगल बगल आप देख रहे हैं, इन्हें डीजे नहीं, साउंड बम कहिए। ये सिर्फ कानफोड़ू नहीं है, ये जानलेवा भी। इस डीजे को आप जश्न के मौके पर लगाते हैं, बजाते हैं, लेकिन डर यह है कि यही डीजे आपके जश्न को मातम में भी बदल सकता है। हरियाणा के झज्जर इलाके में आने वाले बेरी जिले के एक गांव में एक बेटे के जन्म के 10 दिन बाद एक बहुत बड़ा जलसा हुआ और जलसे में परिवार ने डीजे लगवाया। लेकिन खाप का दावा है कि डीजे से निकली तेज आवाज ने उसी नवजात बच्चे की जान ले ली जिसके जन्म के जश्न पर परिवार ने डीजे का इंतजाम किया था। नवजात की मौत की खबर से हलचल मच गई। खाप की बैठक बुलाई गई जिसमें कादियान खाप ने फैसला किया कि कादियान गोत्र के 16 गांवों में अब कभी भी डीजे नहीं बजाया जाएगा, क्योंकि ये डीजे कई तरह की मुसीबतों के जड़ में। एक बच्चा पैदा हुआ था और वो उम्मीद बीत गई थी, वो परमात्मा ने दे दिया, देना था। एक बच्चा पैदा हुआ, खुशी में वो डीजे मंगा लिया। जो ही डीजे की पहली दलक लगी वो बच्चा ने अपने प्राण त्याग दिए। तो साथियों, इस डीजे ने तो ऐसा कर दो आगे 16 गांव में दिखे नहीं। इसमें हो राजी हो तो वह तमाम 36 बरादरी हाथ उठा के कहो हम राजी है, पूरा बंद करो। आप जो भी छोटे बड़े काल नहीं है, मत कह दियो 16 गांव में दिखना नहीं चाहिए डीजे, सब सहमति है। तो डीजे की तेज आवाज के कारण मौत का कोई पहला मामला नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले साल अक्टूबर महीने में डीजे की तेज आवाज से 13 साल के एक लड़के जिसका नाम समर था, उसकी मौत हो गई थी। परिवार के लोगों के मुताबिक दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए चल रहे समारोह में बहुत तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था और डीजे की आवाज सुनकर समर भी भीड़ में शामिल हो गया और नाचने लगा। तभी अचानक डीजे का साउंड एकदम से और तेज हो गया और समर वहीं गिरकर बेहोश हो गया। समर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उससे पहले 9 सितंबर को ऐसा ही एक केस छत्तीसगढ़ में सामने आया था,
जहां बलरामपुर जिले में एक 40 साल के शख्स की डीजे की तेज आवाज से सिर की नस फट गई। आनन फानन में युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महाराष्ट्र से भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां अंबेडकर जयंती के मौके पर बजाए जा रहे डीजे की तेज आवाज से 250 लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी। सभी के कान सुन्न पड़ गए थे। और अब यह हरियाणा का मामला सामने आया। सवाल यह है कि क्या वाकई डीजे से निकलने वाली आवाज इतनी खतरनाक होती है और क्या यह जानलेवा साबित हो सकती है? तो इसका जवाब डीजे से निकलने वाली तेज आवाज और उसके स्तर में। डीजे से 200 से लेकर 500 डेसिबल तक की ध्वनि उत्पन्न होती है। 200 से 500, इस आंकड़े को याद रखिए और आगे मैं बताऊंगा कि आपके और हमारे लिए, आम आदमी के लिए एक सेफ लिमिट क्या है। इंसानों के लिए सेफ लिमिट 80 डेसिबल का साउंड माना जाता है। 80 डेसिबल, और 80 डेसिबल के मुकाबले आप देखिए कि 200 से 500 डेसिबल निकलता है डीजे से। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि सेफ लिमिट से कम से कम तो आप देखेंगे कि 4 से 6 गुना ज्यादा तेज आवाज डीजे से निकलता है। ऐसे में डीजे का तेज साउंड सीधे सीधे आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। डीजे के साउंड से कंपन भी पैदा होती है, जो कि दिल के रोगियों के लिए घातक साबित होती है। खासतौर पर अगर व्यक्ति देर तक ऐसे साउंड के संपर्क में रहे तो हार्ट अटैक ट्रिगर हो सकता है। असल में तेज ध्वनि व्यक्ति के दिल की धड़कन की लय को बिगाड़ देती है और इसे मेडिकल साइंस में एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। तो एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ जाता है। दिल ही नहीं, डीजे के तेज साउंड का दिमाग पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है और ऐसे शोर सिर दर्द, तनाव और मानसिक अवसाद की स्थिति को पैदा कर सकते हैं। वहीं ये तेज साउंड गर्भ में पल रहे बच्चे के मानसिक विकास पर भी घातक असर डाल सकते हैं। इसके कारण होने वाले बच्चे में मानसिक विकृति हो सकती है। इसीलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को खास तौर पर डीजे के साउंड से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो यह तो हुई बड़े लोगों पर डीजे की तेज आवाज का असर। बच्चों के लिए कितना खतरनाक है, जरा यह भी समझ लीजिए। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर नवजात को अचानक तेज आवाज सुनाई देगी तो इससे उसकी नर्व डैमेज हो सकती है और बच्चा बहरेपन का शिकार हो सकता है, क्योंकि बच्चों की फिजियोलॉजी में नर्वस सिस्टम थोड़ा इमेच्योर होता है, यानी उसका नर्वस सिस्टम उतना मजबूत नहीं होता जितना कि एक बड़े आदमी का होता है। इसलिए 3 महीने से छोटे बच्चों के लिए 60 डेसिबल से नीचे का साउंड ही सेफ माना जाता है और बच्चों के लिए लंबे समय तक अगर 85 डेसिबल से ज्यादा का साउंड उसे सुनाई दे तो बहुत बहुत नुकसान हो सकते हैं उसके। 100 डेसिबल से ज्यादा का साउंड अगर अचानक बच्चों को सुनाई दे तो इससे बच्चा एक तरीके से परमानेंट डिफनेस यानी कि परमानेंट बहरेपन का शिकार हो सकता है। इसीलिए छोटे बच्चों को भी डीजे से दूर रखना चाहिए। अब सवाल यह है कि बहरा करने तक की बात तो समझ में आती है, लेकिन यही डीजे बच्चों की जान का दुश्मन कैसे बन गया? तो इसका जवाब है कि कई बच्चों में जन्मजात दिल की बीमारी होती है और अगर ऐसे किसी नवजात के दिल की बीमारी के बारे में अगर घर वालों को जानकारी ना हो, यानी उसकी बीमारी डिटेक्ट नहीं हुई हो और दुर्भाग्यवश ऐसा बच्चा डीजे की तेज आवाज के सामने आ जाए तो उसके लिए प्राण घातक साबित हो सकता है। बच्चे तो बच्चे, बीते दिनों में ऐसी कई खबरें हमने सुनी और देखने को मिली है हमें, जहां डीजे की धुन पर डांस करते हुए लोग मौत के मुंह में समा गए। उनमें यह बात भी सामने आई कि उनके भी भीतर जो दिल की बीमारी थी उसकी डायग्नोसिस नहीं हुई थी, उसके बारे में उन्हें पता नहीं था और फिर अचानक तेज आवाज से एक्सपोजर हुआ और उसकी वजह से हार्ट अटैक ट्रिगर हुआ और उनकी मौत हो गई। डीजे का यह साउंड इंसानों के लिए तो खतरनाक है ही, यह जानवरों के लिए भी खतरनाक है। एक साइंस जर्नल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक दूध देने वाले पालतू जानवरों के आसपास अगर एक निश्चित डेसिबल से ज्यादा तेज आवाज अगर रहती है
तो उसका बहुत बुरा असर होता है। ऐसे जानवरों के आसपास अगर हर रोज 80 या 100 या उससे अधिक डेसिबल की आवाज रहे तो उनके दूध देने की क्षमता घट जाती है। इंसान जहां 70 डेसिबल तक की आवाज के बीच संतुलित रह पाते हैं या उसमें उनका एक तरीके से उनके लिए सेफ होता है, लेकिन जानवरों के लिए तो ये 60 डेसिबल से ऊपर की आवाज एक तरीके से परेशानी पैदा कर देती है। तो इसीलिए वक्त है कि जश्न के मौके पर डीजे को नो कहिए और खुद को, बच्चों को और अपने आसपास के पालतू जानवरों को महफूज रखिए, सुरक्षित रखिए। तो देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का और आपको ये बताने का कि क्या मोदी के मिशन कश्मीर की वजह से वहां की सियासी तस्वीर भी बदलने वाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मिशन से कश्मीर बदल रहा है, लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी मैजिक की वजह से कश्मीर की राजनीति भी जल्द बदलने वाली। आज पीएम मोदी ने कश्मीर के सोनमर्ग इलाके में बेहद ही महत्वपूर्ण जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया। कश्मीर के विकास की कहानी में पीएम मोदी ने जिस वक्त एक और यादगार चैप्टर जोड़ा, तब साथ में एलजी मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ साथ राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। देश को टनल समर्पित करने के बाद जब जनसभा को संबोधित करने का मौका आया तो मोदी राज में जम्मू कश्मीर में कितना बड़ा बदलाव आया है, कितनी तरक्की हुई है, इसकी कहानी किसी और ने नहीं बल्कि खुद राज्य के सीएम उमर अब्दुल्ला ने सुनाई। वो भी एक दो नहीं बल्कि विकास की कई कई कहानियां उन्होंने सुनाई। उमर की जुबान से मोदी के लिए मानो शहद टपक रहा था। एक बार तो यह यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि क्या ये वही उमर अब्दुल्ला हैं जिनकी राजनीति की गाड़ी हर दिन मोदी सरकार को कोसने के साथ ही आगे बढ़ती है। बहरहाल सीएम उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर में आए बदलाव की हर तस्वीर को देश के सामने रखा और खुलकर पीएम मोदी की तारीफ की। कश्मीर के सामने जो बड़ी समस्याएं थी जैसे कि आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाजी, बेरोजगारी, सीएम उमर ने ताल ठोक कर कहा कि कश्मीर की ये सारी प्रॉब्लम पीएम मोदी की कोशिश की वजह से करीब करीब खत्म हो गई। और मोदी राज में कश्मीर में अगर कुछ आया है, अगर कोई बदलाव आया है तो बहुत सकारात्मक है और वो बदलाव है अमन का, पर्यटन का, विकास का और रोजगार का। बेशक बाहर ठंड क्यों ना हो, लेकिन हमारे दिलों में गर्मी की कोई कमी नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ आपका बहुत पुराना वास्ता रहा है। आप अक्सर बेशतर हमें याद दिलाते हैं कि कितनी बार आप जम्मू कश्मीर आए हैं और कितनी बार आप यहां रहे हैं। हम तो उम्मीद करेंगे कि बार बार आप आएं, बार बार आप हमारे दरमियान रहें और इसी तरह हमारी खुशी में शामिल हों। तो कश्मीर में बदलाव की जो कहानी उमर सुना रहे हैं उसकी बुनियाद में जाहिर तौर पर मोदी सरकार के वो फैसले हैं, जैसे कि धारा 370 का अंत, आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई। कश्मीर मोदी राज में कितना बदला है उसकी तस्दीक तब भी हुई थी जब उमर के अलायंस पार्टनर राहुल गांधी लाल चौक पर रात को आइसक्रीम खाने पहुंच गए। पीएम मोदी ने आज अपने भाषण में इस बदलाव को भी एक तरीके से याद किया। जरा एक बार सुनिए। हमारा कश्मीर अब फिर से धरती का स्वर्ग होने की पहचान वापस पा रहा है। आज लोग रात के समय लाल चौक पर आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। रात के समय भी वहां बड़ी रौनक रहती है। और कश्मीर के मेरे जो आर्टिस्ट साथी हैं, उन्होंने तो पोलो व्यू मार्केट को नया हैबिटेट सेंटर बना दिया है।
तो मोदी राज में कश्मीर कैसे बदला है और कहां कहां बदलाव दिखाई दे रहा है, जरा उस कुछ आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि पत्थरबाजी जो कि आम थी, आज की तारीख में उस करीब करीब 100% तक, यानी कि पत्थरबाजी का नामो निशान नहीं है आज घाटी में। सुरक्षा कर्मियों की शहादत 90% तक कम हुई। आतंकियों की भर्ती 90% तक कमी आई है इसमें। इसके अलावा अलगाववादी हड़ताल जो कि आए दिन होती थी 100% कम। अब कभी आपको इस तरह की हड़ताल की घटना नहीं सुनाई देगी। आतंकी घटनाओं में भी करीब 85% की कमी आई है। इस तरह के आंकड़े ये बताते हैं कि कश्मीर में किस हद तक बदलाव हुआ है। और ये बदलाव आज जब उमर अब्दुल्ला स्वीकार कर रहे हैं और मंच से भर भर कर मोदी की तारीफ कर रहे हैं, तो ये सवाल उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कश्मीर में भी एक तरीके से वहां की राजनीति में भी एक बड़ा बदलाव होने वाला है। क्योंकि यही उमर अब्दुल्ला इंडी गठबंधन की खुलेआम आलोचना कर चुके हैं, राहुल की नीतियों की खुलेआम आलोचना कर चुके हैं, और ईवीएम को लेकर इंडी गठबंधन जो सवाल उठाता रहा है उसकी भी खुलेआम आलोचना कर चुके हैं। और अब जब मोदी की तारीफ कर रहे हैं वही उमर अब्दुल्ला, तो ये सवाल तो उठेंगे ही कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तस्वीर बदली, अब राजनीति भी बदल जाएगी। तो आज देश का मूड मीटर में वक्त इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार मिलेंगे दिनेश गौतम, जो बताएं